स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हमारा नया विषय है। आज हम व्याकरण से करेंगे और आज हमारा नया विषय है उपसर्ग और प्रत्यय। मतलब आज हम उपसर्ग और प्रत्यय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय पर अगर हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम उपसर्ग पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि उपसर्ग क्या है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप पहले नहीं पढ़े हैं, आप अवश्य इस विषय को पहले भी पढ़ चुके हैं, किंतु फिर भी हमारा ये पहला प्रश्न बनता है कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग और कुछ नहीं है, उपसर्ग शब्दांश है। ऐसा शब्दांश है जो सार्थक है, मतलब वो अर्थ रखता है। ठीक है, शब्दांश, शब्द पूरा नहीं कहेंगे, शब्द का अंश कहेंगे। तो ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे लगकर, मूल शब्द के पहले जुड़कर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाता है या उसके भाव में परिवर्तन लाता है, वैसे शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं। कहने का तात्पर्य है, जब हम किसी शब्दांश को किसी शब्द के, पूरे शब्द के, एक पूरे शब्द अर्थात मूल शब्द के आगे जोड़ देने से जो नया शब्द बन जाता है, उस नए शब्द में मूल शब्द का अर्थ थोड़ा परिवर्तित हो जाता है या उसका भाव थोड़ा परिवर्तित हो जाता है और एक नया शब्द बन जाता है, उस शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं। तो जैसे शब्दांश, जैसे वी, प्र, पड़ा, ये 3 शब्दांश हैं। यहाँ मैं उदाहरण दिखा रही हूँ। और मूल शब्द है 4, मूल शब्द एक ही है। 4 का अर्थ होता है 4 मतलब 4 मतलब 4। लेकिन जब शब्दांश इसके आगे वी शब्दांश जुड़ जाता है या प्र शब्दांश जुड़ जाता है या पड़ा शब्दांश जुड़ जाता है, तो 3 अलग अलग नए नए शब्द बनते हैं, जहां उस मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है, उस नए शब्द का अपना दूसरा अर्थ हो जाता है। जैसे 4 का अर्थ तो 4 मैंने बताया, मूल शब्द 4 है, जिसके आगे वी शब्दांश जुड़ा, वी शब्दांश के जुड़ने से नया शब्द विचार बना। तो विचार बनने से वी शब्दांश के 4 के पहले जुड़ जाने से, 4 मूल शब्द के पहले वी शब्दांश के जुड़ जाने से मूल शब्द का अर्थ जो 4 था वो विचार अर्थात उसके फीलिंग्स, उसके विचार में चला गया। मतलब इसका पूरा एकदम जो है उसका भावना क्या है, तो पूरे एकदम अर्थ में ही परिवर्तन हो जाता है। तो मूल शब्द के आगे यहाँ पे वी है, मूल शब्द के आगे वी शब्दांश के जुड़ने से मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है और नया शब्द बन जाता है। तो यहाँ पे वी जो है ये शब्दांश उपसर्ग है। वैसे ही प्र, 4 का अर्थ है 4, जिसके आगे प्र के जुड़ जाने से प्रचार नया शब्द बन गया। ठीक है, और प्रचार नया शब्द के बन जाने से यहाँ पे हम देखते हैं कि 4 अर्थ, यहाँ पे प्रचार में 4 का 4 अर्थ नहीं रहा, 4 का 4 अर्थ नहीं रहा, प्रचार में 4 का 4 अर्थ नहीं रहा। प्रचार का अर्थ होता है चारों ओर आगे को फैलाना। प्र मतलब आगे, 4 माने चारों ओर, आगे किसी बात को आगे चारों ओर फैलाना, तो इसे कहते हैं प्रचार। पड़ा जोड़ जय, ठीक है, यहाँ पर पड़ा जय है। अच्छा, 4 यहाँ पे 4 2 था, दो शब्दांश वी और प्र 4 के साथ जुड़ा तो विचार और प्रचार बना। जहाँ हम देखते हैं 4 जो मूल शब्द है उसके अर्थ में परिवर्तन, दोनों बारी हम देखते हैं कि अर्थ में परिवर्तन हो गया। यहाँ पे तीसरा मूल शब्द है जय, जय के आगे पड़ा शब्दांश जुड़ा। ऐसे तो जय का अर्थ होता है जीत, लेकिन पड़ा शब्दांश के जुड़ने से पूरा अर्थ ही बदल गया, पराजय, अर्थ ही बदल गया, पराजय मतलब हार। तो हम देखते हैं कि उपसर्ग अर्थात ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे जुड़ने से मूल शब्द का अर्थ और भाव में परिवर्तन ला देता है, तो और नए शब्दों को बनाना और नए शब्दों को बनाता है, तो ऐसे शब्दांशों को हम उपसर्ग कहते हैं। आगे हम और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि हार। यहाँ पर हम 4 उदाहरण हम देखेंगे हार से। ठीक है, हार का अर्थ होता है गले का माला या फिर हार जाना, कोई किसी चीज को खो देना। लेकिन यहाँ पर सम शब्दांश, आ शब्दांश, वी शब्दांश और प्र शब्दांश के
हार के आगे लगने से 4 नए नए शब्दों का निर्माण होता है और इन चारों शब्दों के अलग अर्थ होते हैं। ऐसे तो हार का अर्थ मैंने बताया कि गले का माला या किसी चीज को खो देना या हार जाना, अर्थात कहाँ किसी किसी बात से हम किसी मौके को हम खो देते हैं या हम किसी चुप्पी को हार जाते हैं, कहीं पर हमारा कोई बात बनता है, मतलब किसी प्रतियोगिता को हम हार जाते हैं, खो देते हैं, ठीक है, तो हार का वो अर्थ है। लेकिन सम के जुड़ जाने से संहार बना। संहार का अर्थ होता है हत्या कर देना, मार डालना। तो यहाँ पर हार का अर्थ वो नहीं रहा, संहार में हार का अर्थ नहीं वो नहीं रहा, संपूर्ण रूप से बदल गया। सम के जुड़ जाने से मूल शब्द हार का अर्थ संहार में वो नहीं रहा, परिवर्तन हो गया। वैसे ही हार का अर्थ आ के जुड़ जाने से भी बिल्कुल बदल जाता है। आहार अर्थात भोजन, नया शब्द बना आहार, और आहार में हार का अर्थ वो नहीं रहा और नया अर्थ आ गया पूरे शब्द का। सिर्फ वहाँ पे हार का अर्थ तो बदल गया ही है, तभी नया शब्द जो आहार का अर्थ होता है भोजन। वी शब्दांश के जुड़ जाने से हार के आगे विहार का अर्थ होता है भ्रमण करना, नया अर्थ आया भ्रमण करना। और प्र के जुड़ जाने से हार के आगे प्र के जुड़ जाने से नया शब्द बना प्रहार। प्रहार में हार का अर्थ जो है पूरा परिवर्तन हो जाता है और नया शब्द बन जाता है प्रहार, जिसका अर्थ होता है प्रहार करना, किसी को मारना, आघात करना, हमला करना इत्यादि। ऊपर के उदाहरणों में चार, जय, हार, ऊपर के उदाहरणों में ये जो मूल शब्द था चार, जय और हार, ये सब मूल शब्द थे, ठीक है, जिसमें उपसर्ग के जुड़ जाने से मूल शब्दों के अर्थों में हम परिवर्तन होते हुए देखते हैं। तो ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं या फिर उसके भाव में परिवर्तन लाते हैं, साथ ही नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। अब हम आते हैं उपसर्ग के संबंध में, फिर हम नए तत्वों क्या देखें, या हम कह दें नए तत्व नहीं, विशेष तत्व हम क्या देखें। सबसे पहले हम कह सकते हैं कि उपसर्ग शब्द नहीं है, शब्दांश है। उपसर्ग शब्द नहीं है, शब्दांश है। उपसर्ग भाषा का सार्थक खंड है, मतलब ये भाषा का सार्थक माने इसके अर्थ होते हैं, उपसर्गों के अर्थ होते हैं। उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता। उपसर्ग जैसे ये बी, ये हार, ये प्र, ठीक है, तो इसका हम अगर हम आ कह देंगे, सम कह देंगे, वी कह देंगे, प्र कह देंगे, तो इसका कोई अर्थ नहीं आएगा जब तक कि वो मूल शब्द के साथ जुड़ता है। जब तक वो मूल शब्द के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक इसका जो है इसका अस्तित्व नहीं रहता है। मूल शब्द के आगे ही ये जुड़कर अपना अस्तित्व को बनाता है। तो ये उपसर्ग जो है इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, इसे मूल शब्द के साथ जुड़ना ही पड़ता है। उपसर्ग मूल शब्द के आगे जुड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करता है। तो उपसर्ग के बारे में हम ये चार चीजें देखते हैं कि उपसर्ग शब्द नहीं शब्दांश है, ठीक है। उपसर्ग भाषा का सार्थक खंड है, इसके अर्थ होते हैं। उपसर्ग का प्रयोग कभी भी स्वतंत्र नहीं होता है, इसे हमेशा मूल शब्द के आगे जुड़ना पड़ता है और मूल शब्द के आगे जुड़कर ये नए शब्दों का निर्माण करता है। ये सारी बातें उपसर्ग के प्रमुख तत्व होते हैं। अब हम आगे आते हैं उपसर्ग के प्रकार की ओर, उपसर्ग के भेदों की ओर हम आते हैं। अब उपसर्ग के कितने भेद होते हैं, तो उपसर्ग के अगर हम भेद का अगर हम विवेचना करते हैं तो भेद की दृष्टि से उपसर्ग के 3 भेद हैं। सबसे पहला हुआ तत्सम उपसर्ग, दूसरा हुआ तद्भव उपसर्ग, तीसरा हुआ आगत या विदेशी उपसर्ग। तत्सम, आप शब्दों के समय भी तत्सम के शब्द पढ़े होंगे। तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द। तो तत्सम उपसर्ग फिर क्या हुआ, ये जो तत्सम उपसर्ग जो है अवश्य उपसर्ग माने शब्दांश है। तो ये तत्सम शब्दांश क्या है, उपसर्ग क्या है, देखिए, जो उपसर्ग संस्कृत भाषा से अपने मूल रूप में अर्थात बिने बदले बिने परिवर्तित हुए, जिस तरह से संस्कृत भाषा में शब्दांश का प्रयोग हुआ है एकदम वैसे ही हूबहू रूप में हिंदी भाषा में आए हैं, उन्हें तत्सम उपसर्ग कहते हैं। कहने का अर्थ है जो उपसर्ग
संस्कृत भाषा के हैं और संस्कृत भाषा से बिने बदले जैसे के तैसे अपने मूल रूप में ही हिंदी में आकर प्रयुक्त हो गए हैं, उन्हें हम कहते हैं तत्सम के उपसर्ग। वैसे उपसर्ग सबसे ज़्यादा हैं। हिंदी की तद्भव के उपसर्ग मतलब हिंदी के उपसर्ग, विदेशी आगत, हाँ विदेशी उपसर्ग भी बहुत है, लेकिन तद्भव से ज़्यादा तत्समी है। तो जैसे आ, औ, अति, अधि, अभि, हम लोग ये सब सुनते ही रहते हैं। सम, ठीक है, सम, सत, सद, ये सब जो है, निर, निस, नी, पड़ा, पड़ी, ठीक है, प्रति इत्यादि जो है, ये सारे तत्सम के उपसर्ग हैं। तत्सम के उपसर्गों का मैं आपको लिस्ट दूंगी जिसे आपको याद रखना है। आप अगर तद्भव के उपसर्ग याद रखेंगे तो अपने आप तत्सम को आप अलग कर सकते हैं, क्योंकि विदेशी तो देखते ही समझ में आ जाता है, विदेशी खास तरह का होता है, वो देखते ही समझ में आ जाता है। विदेशी उपसर्ग में आपको फारसी के उपसर्ग मिलेंगे, उर्दू के, अरबी के उपसर्ग मिलेंगे, अंग्रेजी उपसर्ग मिलेंगे, वो देखते ही समझ में आ जाता है। तो आपको समझना से, आपको जो विभेद करना है वो तत्सम और तद्भव में करना है। तद्भव को एक बार अलग कर लेने से बाकी सारा जो है तत्सम है, क्योंकि परीक्षा में आपको तत्सम के उपसर्ग को लिखकर उससे दो शब्द बनाइए, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे तत्सम के उपसर्ग आ, औ, अति, अधि, अभि, औ, उत, दूर, दुस, निर, निस, ठीक है, ये जो हम देख रहे हैं, नी, पड़ा, पड़ी, उप, उत, पड़ा, पड़ी, प्र, प्रति, सम, सत, सु, ये जो है, ये सारा जो है ये तत्सम के उपसर्ग है। तत्सम के उपसर्ग से जैसे कुछ यहाँ पे शब्दों को नया शब्द बनाया गया, जैसे कि मूल शब्द है गत, उसके आगे आ तत्सम उपसर्ग लगा तो नया शब्द आगत बना, ठीक है। गत का ऐसे अर्थ होता है चले जाना, आगत का अर्थ होता है आना, आ जाना। चरण का अर्थ होता है पैर, कदम, आ लग जाने से आचरण नया शब्द बना जिसका अर्थ होता है स्वभाव। तो चरण मूल शब्द के आगे आ तत्सम उपसर्ग के शब्दांश के लग जाने से नया शब्द बनने से मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन हम देख रहे हैं। गुण तो होता है विशेषताओं को, किसी भी व्यक्ति की विशेषताएं, किसी वस्तु की विशेषताएं गुण कहलाता है, ठीक है। वहां औ के जुड़ जाने से नया शब्द अवगुण बना जिसका अर्थ दोष हुआ। शेष खत्म हो जाना, एकदम समाप्त हो जाना, जिसके आगे औ के जुड़ जाने से अवशेष नया शब्द बना, अर्थात खत्म नहीं होना, थोड़ा कुछ बाकी रहना। अर्थ में परिवर्तन हम देखते हैं। शेष माने खत्म हो जाना, अवशेष में शेष का वो अर्थ नहीं रहा, अवशेष का अर्थ होता है अभी भी कुछ बाकी रहना। तो ये थे तत्सम के उपसर्गों का कुछ उदाहरण देख लिया जाए। हिंदी में जो तत्सम के उपसर्ग हैं वो ये रहे, जो कि बिल्कुल ही संस्कृत के भाषा से हूबहू वो आ गए हैं हिंदी भाषा में। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं अति, अधि, अनु, अप, अभि, औ, आ, उत, ठीक है। तो इनसे बनने वाले शब्दों को भी हम देख सकते हैं। इनके अर्थ भी हम देख सकते हैं। इनसे बनने वाले नए शब्द भी यहाँ पे ऐसे हैं। तो ये सारे जो हैं ये तत्सम के हैं। और भी हैं तत्सम के उपसर्ग। प्रमुख तत्सम के उपसर्ग ये रहा, उप हुआ। इन सारे शब्दों को जानना बहुत जरूरी है, इस पर आधारित आपका प्रश्न आता है। उप हुआ, दूर, दुस हुआ, निस, निर हुआ, नी हुआ, पड़ा, पड़ी, प्र, प्रति, वी, सम, सु, ये सारे प्रमुख तत्सम के उपसर्ग हैं। इनके साथ बनने वाले शब्द भी हम देख सकते हैं। जिनका आपको ठीक से मूल शब्द को जान लेना है। जैसे उपसर्ग है, हम देखते हैं कि इस उपसर्ग, यहाँ पे सर्ग है मूल शब्द, उपभेद भेद है मूल शब्द, उपमान मान है मूल शब्द, उपकार कार है मूल शब्द, उपस्थित स्थित है मूल शब्द, उपचार चार है मूल शब्द, उप प्रधानाचार्य में
उप जो है मूल शब्द नहीं है, वो शब्दांश है, वो उपसर्ग है, और प्रधानाचार्य जो है मूल शब्द है। उपसंहार, उपहार, उपयोग, उपनगर, उपकरण, उपकृत। ऐसे ही दूसरा हम देखते हैं दुर्घटना, दुर है मूल शब्द, दुर है उपसर्ग, घटना है मूल शब्द। दुराग्रह में आग्रह है मूल शब्द। दुस्साहस में साहस है मूल शब्द। दुष्कर में कर है मूल शब्द। बल, दुर्बल में बल है मूल शब्द। दुर्नाम में नाम है मूल शब्द। वैसे आपको सारे नए शब्दों से मूल शब्दों को और उपसर्ग को आपको देखते जाना है। जैसे निरोध, निवास, नियोग, निवारण, निषेध, निबंध, निपात, नियम, निकृष्ट, नियुक्त, निरूपण, निगम, निगमन, निहार। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये मूल शब्द यहाँ पे कहाँ है। इसके अर्थ के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सारे मूल शब्दों को अलग करके और उपसर्ग को अलग करके भी आपको इसका आपको विश्लेषण करना है, इसे आपको पढ़ना है। ये वह तत्सम के उपसर्ग। इसके बाद आता है तद्भव के उपसर्ग। तद्भव के बारे में मैं पहले आप लोगों को ये बता दूं कि तद्भव के जो उपसर्ग हैं, जिस तरह से तत्सम के उपसर्ग बिल्कुल संस्कृत जो शब्दांश बिल्कुल संस्कृत भाषा से आकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त हुए हैं वो है तत्सम। तो तद्भव के उपसर्ग जो हैं उसका विकास भी तत्सम के उपसर्गों से ही हुआ है। तद्भव के उपसर्ग जो है संस्कृत के ही उपसर्ग थोड़ा परिवर्तित होकर जब हिंदी में प्रयोग होते हैं उसे तद्भव के उपसर्ग कहते हैं। वो होता है अ, अन, उन, कु, चौ। ठीक है, तो ये सारा जो है चौ, भर, अध, इस तरह से है। ये सारे तद्भव उपसर्ग कहलाते हैं। तो तद्भव के उपसर्ग आप देख सकते हैं, तद्भव के उपसर्ग मूलतः संस्कृत के उपसर्गों से ही इनका विकास है। संस्कृत के उपसर्गों से इनका विकास होने के बाद वो थोड़ा परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं और वो तद्भव के उपसर्ग बन जाते हैं। अर्थात तत्सम के उपसर्ग में थोड़ा परिवर्तन होने से वो तद्भव के उपसर्ग हो जाते हैं। इनसे बनने वाले जो शब्द हैं, ये उपसर्ग जो है ये हिंदी के उपसर्ग भी कहलाते हैं। अ, उन, औ, कु, नी, पर, नी आपका यहाँ भी आएगा, आपका तत्सम में भी आएगा। सु, ठीक है, सु आपका तत्सम में भी है, यहाँ भी है। तो आपको देख लेना है अध, दु, बिन, भर, चौ। जैसे कि चौ, चौ से चौपाया, चौराहा, ठीक है, चौकन्ना, तो चौपाई, ये सारा हुआ नया शब्द। ये सारे चौ उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। 49, 59, 69, तो ये सारे हैं उन से बनने वाले नए शब्द। तो ये हुआ आपका तद्भव के उपसर्ग। तो वे सारे उपसर्ग जो कि संस्कृत से विकसित होकर थोड़ा परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वो तद्भव के उपसर्ग कहलाते हैं। तद्भव के उपसर्गों को हम इस तरह से देख सकते हैं। इन्हें आपको अलग अलग करके तैयार रखना है ताकि आप विभेद कर सके, याद रख सके। अब हम आते हैं विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग कहने से ही पता चल रहा है कि विदेशी भाषाओं ऐसे उपसर्ग वे शब्दांश जो विदेशी भाषाओं से आकर हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त हुए हैं, तो उन्हें हम कहते हैं विदेशी उपसर्ग या आगत उपसर्ग। ठीक है, जैसे वो आसानी से समझ में आ जाता है ब, बे, बा, ठीक है, गर, हम, ला, ये सारे जो है बद, खुश, ना, ये सब जो है ये सारे विदेशी उपसर्ग हैं। गैर, ला, हम, हर, कम, दर, सर, तो ये सारा जो है ये विदेशी उपसर्ग हैं। आप लोगों को एक बात मैं बता दूं, विदेशी उपसर्ग में जैसे एक दो जो आपको जैसे ये खुश, खुश किस्मत, खुशहाल, खुश नसीब, खुश मिजाज, खुश दिल। खुश का हिंदी में प्रयोग होता है। खुश हिंदी में शब्द भी है लेकिन यहाँ पे खुश शब्द नहीं शब्दांश है। खुश का अर्थ हैप्पी, हम का अर्थ वी, तो हम और खुश शब्द के रूप में भी हिंदी में प्रयोग होता है। उसका अर्थ अलग है, उसके साथ इसको आप
इसको एक साथ ये असमंजस में आप नहीं आइएगा। खुशकिस्मत में खुश लेकिन शब्दांश है, शब्द नहीं। लेकिन जब हम कहते हैं मैं आज बहुत खुश हूँ, वहाँ पर खुश शब्दांश नहीं, पूरा शब्द है जिसका अर्थ हैप्पी होता है। तो यहाँ पे खुशकिस्मत, ठीक है, खुशहाल, तो हाल यहाँ पर मूल शब्द है, खुश शब्दांश है। तो ये सारा जो है ये विदेशी उपसर्ग है, जो कि बिल्कुल ही ये विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में इसका प्रयोग होता है, और हम हिंदी में इसे ग्रहण कर लिए हैं और हिंदी में इसका हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पर भी आपको मूल शब्द निकालने से बद, ठीक है, बदनाम, बदमाश, बद का बुरा होता है, तो बद हम लोग हिंदी में भी हम लोग शब्द के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ये शब्दांश के रूप में है। तो बदनाम, बदमाश, बदचलन, बदतमीज, बदतमीज में जैसे तमीज मूल शब्द हुआ, ऐसे ही बदसूरत में सूरत मूल शब्द हुआ, बदहजमी में हजमी मूल शब्द हुआ, किस्मत मूल शब्द। इस तरह से आपको देखना है। मूल शब्द को आपको प्रश्न मूल शब्द पर ही पूछे जाते हैं। यहाँ भी आप देखिए उपसर्ग के गैर, ला, हम, हर, कम, दर, सर, तो ये सारा जो है ये उपसर्ग है, विदेशी उपसर्ग है। इससे बनने वाले शब्द ये हैं अब हम कुछ ऐसे शब्दों को देखेंगे जहां मूल शब्द के आगे एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग होता है। जैसे असुरक्षित, यहाँ पे असुरक्षित में मूल शब्द रक्षा है, ठीक है। यहाँ पे रक्षित आप देख रहे हैं, मूल शब्द रक्षा है, रक्षा है, और ईत यहाँ पे प्रत्यय है। उसके आगे अ और सु दो दो उपसर्ग लगा हुआ है। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसके साथ दो उपसर्ग हैं, जैसे असुरक्षित, अनासक्ति, शक्ति, अनाशक्ति में शक्ति मूल शब्द है, ठीक है। अन और आ दो उपसर्ग है। अत्याचार में अति और आ दो उपसर्ग है, चार मूल शब्द है। अप्रत्यक्ष में अक्ष मूल शब्द है, अ और प्रति जो है उपसर्ग है। अनियंत्रित, अप्रत्याशित, प्रत्युपकार, प्रत्यालोचना, यहाँ पर हम सभी में हम दो दो उपसर्ग देख सकते हैं। समाचार, समालोचना, सुसंगठित, पर्यावरण, निराकरण, प्रत्याघात, निर्भिमानी, निर और अभी दो उपसर्ग है। मान यहाँ पर मूल शब्द है, एक ई प्रत्यय भी लगा हुआ है। ये ऐसे सारे शब्द हैं जिनमें इनमें से कुछ कुछ शब्दों में प्रत्यय भी लगा। चूंकि मैं प्रत्यय में भी गई नहीं हूँ तो मैं प्रत्यय के बारे में उतना नहीं बता रही हूँ। तो मानी यहाँ पर मूल शब्द नहीं, मान है मूल शब्द, ई वहाँ पे प्रत्यय है, ठीक है, हम मानी मूल शब्द मान लेते हैं। लेकिन नीर और अभी यहाँ पर दो जो है उपसर्ग है, आगे के जो है वो दोनों उपसर्ग हैं। समाचार में चार होता है मूल शब्द, सम और आ उपसर्ग है। समालोचना, समालोचना मतलब बातचीत करना, आलोचना ही करना, एक साथ जमा होकर आलोचना जो हम कहते हैं समालोचना। तो लोचना यहाँ पर लोचन है मूल शब्द, आ है प्रत्यय एक साथ लिखा हुआ है, मूल शब्द और प्रत्यय को एक साथ लिख दिया गया है दोनों उपसर्गों को अलग अलग दिखाने के लिए। सम और आ उपसर्ग है। पर्यावरण में वरण है मूल शब्द, पड़ी और आ है उपसर्ग। व्याकरण में करण है मूल शब्द, वी और आ है उपसर्ग। निराकरण में करण है मूल शब्द, नी विसर्ग और आ है उपसर्ग। प्रत्याघात में घात है मूल शब्द, प्रति और आ है उपसर्ग। तो ये आपका उपसर्ग रहा। मैं ये आप लोगों से कहूँगी आप लोग इसे लिखकर, इनके जिनके मूल शब्द अलग अलग करके नहीं दिए हैं उन्हें अलग से लिख ले, इन्हें आप लिखकर तैयार रखें। तो उपसर्ग मुझे लगता है इतना ही है, काफ़ी है इतना आपकी कक्षा की दृष्टि से। तो इतना ही आज मैं रखती हूँ। धन्यवाद।